नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 12वीं विषय बायोलॉजी, जिसमें चैप्टर नंबर दो जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन अर्थात पुष्पीय होती है ना, पुष्पीय पादप मान होता है पेड़ पौधे, उनमें जो लैंगिक प्रजनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे। अर्थात इसे पढ़ने से पहले इस चैप्टर के जो बहुविकल्पीय प्रश्न ओटी हैं, जो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट ओटी हैं, इन्हें के बारे में देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगातार आप सतत रूप से लगे होंगे। आपकी पढ़ाई भी ठीक चल रही होगी। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको इसके ओटियाँ हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न, इनके बारे में चलते हैं। इसमें प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए पहला प्रश्न है, निम्न में से पुष्पीय पौधों में नर युग्मक पाए जाते हैं। जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन 4 ऑप्शन में से कहा गया है कि नर युग्मक किन पुष्पीय पौधों में पाए जाते हैं। निम्न में से पुष्पीय पौधों में नर युग्मक पाए जाते हैं। नंबर 1 है परागण, नंबर 2 पुंकेसर, नंबर 3 द्विजांड, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए आपका सही आंसर है परागण। किसमें पाए जाते हैं? परागण में। इसके बाद निषेचन के बाद बीजांड से बनता है। निषेचन के बाद बीजांड से क्या बनता है? बीज, फल, भ्रूणपोष। तो इसका आपका सही आंसर है बीज। क्या आंसर है सही? बीज बनता है। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कच्चे नारियल का पानी है। निम्न में से कच्चे नारियल का पानी क्या है? अपरिपक्व भ्रूण, अपभ्रष्ट बीजांड का है, बीज चोल की अंदर वाली सतह, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 2 3 4। तो इसमें से आपका सही आंसर होगा अपरिपक्व भ्रूण। क्या है? अपरिपक्व भ्रूण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अनसेक जनन अर्थात पार्थिनोजेनेसिस किस में पाया जाता है? अंगूर में, आम में, नींबू में, लीची में। तो इसका आपका सही आंसर अंगूर में। आपका सही आंसर अंगूर में पार्थिनोजेनेसिस पाया जाता है। इसके बाद एक शब्द में उत्तर लिखिए। एक शब्द में उत्तर। पहला है परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? जैसे परागकण होते हैं, वो परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिका पर पहुंचते हैं। तो इस क्रिया क्या कहते हैं? परागण कहती है। क्या कहती है प्यारे विद्यार्थी? परागण। नंबर 2, बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो बिना निषेचन के द्वारा बीज जो पैदा होते हैं, उसकी क्रिया क्या कहलाती है? असंगजनन। क्या कहलाती है? असंगजनन। नंबर 3, वर्तिकाग्र को अवांछित परागकणों से बचाने को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र को अवांछित परागकणों से बचाने को क्या कहते हैं? बैगिंग कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगला, पुष्पीय पौधों में कौन सी संरचना त्रिगुणित होती है? पुष्पीय पौधे में कौन सी संरचना वो त्रिगुणित होती है? तो इसका आपका सही आंसर भ्रूणपोष। अगला, एंडोथीसियम किसमें सहायक होता है? एंडोथीसियम किसमें सहायक होता है? परागकोश स्फुटन में सहायक होता है। जो पुष्प सदैव बंद रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुन्मलीय पुष्प। वो क्या कहलाते हैं? अनुन्मलीय पुष्प कहलाते हैं। नेक्स्ट, अंडाशय से फल का निर्माण होने पर फल क्या कहलाता है? अंडाशय से फल का निर्माण होता है, वो क्या कहलाता है? सत्य फल कहलाता है।
अभी तक आपने हमारा ये RS स्टडी पॉइंट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट अवश्य करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आपकी पढ़ाई इसी प्रकार से निरंतर बनी रहेगी। तो आइए इसके बाद ODM बहुविकल्पी प्रश्न होने के बाद प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं। आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक इस वीडियो को भेजिए, जिससे उनकी पढ़ाई सतत रूप से बनी रहे। यदि आप इस वीडियो को, हमारी बनी हुई वीडियो को अपने दोस्तों तक भेजते हैं तो वो दोस्त आपके इन प्रश्नों को याद कर लेते हैं और वो पेपर में मिल जाते हैं और वो पास हो जाते हैं, तो इसमें वो कहेंगे आपका भी नाम होगा। इसीलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्रश्न है, नर एवं मादा युग्मकोद विधि में अंतर बताइए, अथवा नर युग्मकोद विधि एवं मादा युग्मकोद विधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक साइड पर लिखेंगे मेल गैमेटोफाइट्स, दूसरी साइड लिखेंगे फीमेल गैमेटोफाइट्स। मेल गैमेटोफाइट्स को युग्मकोद विधि, जबकि फीमेल गैमेटोफाइट्स को मादा युग्मकोद विधि कहते हैं। तो इसमें पहला देखते हैं, पहला पॉइंट है नर युग्मकोद विधि की प्रथम कोशिका परागकण है। इसकी जो प्रथम कोशिका है नर युग्मकोद विधि की जो प्रथम कोशिका है वो क्या है? परागण है। इधर देखते हैं, मादा युग्मकोद विधि की प्रथम कोशिका क्रियाशील मेगास्पोर है, उसमें परागण है तो इसमें क्या है? मेगास्पोर। मादा युग्मकोद विधि अर्थात फीमेल गैमेटोफाइट्स की जो प्रथम कोशिका क्रियाशील होती है वो क्या है? मेगास्पोर होती है। पॉइंट नंबर 2, पराग कणों का निर्माण पराग कोश में होता है। पराग कणों का निर्माण किसमें होता है? पराग कोश में होता है। और इधर देखते हैं, मेगास्पोर का निर्माण होता है वो अंडाशय में होता है। मेगास्पोर का निर्माण कहाँ पे होता है प्यारे विद्यार्थियों? अंडाशय में। नंबर 3, मेल गैमेटोफाइट्स के द्वारा नर युग्मक बनते हैं। मेल गैमेटोफाइट्स होता है उसके द्वारा क्या बनते हैं? नर युग्मक बनते हैं। और फीमेल गैमेटोफाइट्स के द्वारा मादा युग्मक बनती है। फीमेल गैमेटोफाइट्स के द्वारा मादा युग्मक बनते हैं। तो अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों इस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को आप जरूर याद कर लीजिए, जिससे आने वाले पेपर में आपको मिले। तो अच्छा प्रश्न था, मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स में अंतर। इसके बाद आपको लेकर चलते वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है, परागण से आप क्या समझते हैं? परागण से आप क्या समझते हैं? इसके प्रकारों को समझाते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो, परागण, इसमें 2 प्रश्न बन रहे हैं। परागण किसे कहते हैं या परागण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं, उन प्रकारों में अंतर स्पष्ट करना है। तो अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों से लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भेजें और इस प्रश्न को याद कर लें, क्योंकि आपको 2023 की परीक्षा होने जा रही है उसमें आपको रखा मिलेगा। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों से जोर लगा दें इस प्रश्न में और इस प्रश्न को याद कर लें। तो परागण क्या होता है, देखते हैं आगे की तरफ। वह क्रिया जिसमें एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो उसे परागण कहते हैं। तो क्या होता है कि वह क्रिया यह एक ऐसी क्रिया है कि इसमें एक पुष्प के परागकण, कोई पुष्प है उसके परागकण उसी पौधे के, वही पौधा है, एक ही पौधा, उसी पौधे दूसरा उसमें पुष्प लगा हो, उसकी वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? परागण कहेंगे।
जैसे मान के चलें ये आपका एक पौधा है, क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका एक पौधा है, इसमें एक ये पुष्प है, तो उसके ये परागकण है, परागकण ये यहाँ से परागकण निकल कर वो एक ही पौधा है इस पुष्प पर, ये एक और पुष्प है, इसकी वर्तिकाग्र पर पहुँच जाए, ये परागकण यहाँ से निकलकर इसकी वर्तिकाग्र पर पहुँच जाए तो यह एक पूरी क्रिया होती है, इसको क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ये क्या कहलाती है प्यारे विद्यार्थियों, परागण कहलाती है। एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पर पहुँच जाते हैं तो यह संपूर्ण प्रक्रिया परागण कहलाती है। एक पौधा है, उस पर एक पुष्प लगा हुआ है, उसके परागकण है, वो निकल कर उसी दूसरे पौधे पर, उसी पुष्प पौधे के दूसरे पुष्प पर की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो इसे क्या कहते हैं, पॉलिनेशन या परागण कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों समझ में आया। और इसके बाद देखते हैं कि ये जो परागण है यह निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। नंबर 1 स्वपरागण, नंबर 2 परपरागण। तो स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब इसे स्वपरागण कहते हैं। तो परागण दो प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को स्वपरागण कहते हैं जबकि क्रॉस पॉलिनेशन को परपरागण कहते हैं। तो देखते हैं कि स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है। तो स्वपरागण तो मतलब एक पुष्प में परागकण उसी पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब इस प्रकार का जो परागण होता है उसे स्वपरागण कहते हैं। नंबर 2 परपरागण। परपरागण का अर्थ है इससे अलग हटके जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के पौधे की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब यह क्रिया क्या कहलाती है प्यारे विद्यार्थियों, परागण कहलाती है, परपरागण कहलाती है। तो इसे चित्र के द्वारा देख सकते हैं। जैसे मान के चलें यहाँ पे एक ये पौधा है, और यहाँ पे एक और पौधा है, लेकिन ये दोनों पौधे हैं ना, तो दोनों समान पौधे हैं, एक ही के पौधे। जैसे नीम का पौधा ये है तो ये भी दोनों एक ही पौधे हैं। तो स्वपरागण परपरागण में क्या होता है कि यहाँ पे जो इसका एक पुष्प लगा हुआ है, पुष्प है, तो इस पुष्प से परागकण दूसरे उसी जाति का, ये दोनों पौधे हैं ना वो एक ही जाति के, उसी जाति दूसरे पुष्प की यहाँ पे वर्तिकाग्र पर आ जाए, यहाँ पर ये पौधे आ जाएं यहाँ से निकल के। तो इस प्रक्रिया का इस पूरी संपूर्ण प्रक्रिया का जो प्रक्रिया चलती है इसको क्या कहते हैं बच्चों, परपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। तो स्वपरागण और परपरागण इसके प्रकार होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में अंतर क्या है बच्चों, अंतर देखते हैं। इसमें पहला अंतर है स्वपरागण एवं परपरागण में कई अंतर पाए जाते हैं लेकिन कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1 स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं जबकि परपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ठीक है। स्वपरागण में क्या होता है कि एक ही जो परागकण होते हैं वो उसी पौधे की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं जबकि परपरागण में उसी परागकण होते हैं वो उसी जाति के दूसरे पौधे की पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ठीक है ना, एक अंतर हो गया, बिल्कुल सरल है। नंबर 2
इसके बाद नंबर 2 देखते हैं, स्वपरागण में माध्यम की आवश्यकता होती है। स्वपरागण होता है सेल्फ पॉलिनेशन, उसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात हवा हो, पानी हो, किसी के माध्यम से परागकण निकल के पहुंचते हैं। जबकि परपरागण में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। परपरागण होता है उसमें किसी प्रकार की कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर नेक्स्ट, स्वपरागण में शुद्ध पौधे प्राप्त होते हैं। स्वपरागण होता है सेल्फ पॉलिनेशन, उससे जो पौधे बनते हैं वो कैसे होते हैं, शुद्ध पौधे बनते हैं। जबकि परपरागण में संकर पौधे प्राप्त होते हैं। और परपरागण होता है उसमें शुद्ध पौधे नहीं बनते, उसमें संकर पौधे प्राप्त होते हैं। इसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 4, स्वपरागण से पौधों के गुणों में परिवर्तन होता है। स्वपरागण होता है उसके पौधे जो बनते हैं उसमें परिवर्तन होता है, जबकि परपरागण में पौधे गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। स्वपरागण से पौधों के गुणों में परिवर्तन होता है, परपरागण से पौधे के गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। नंबर 5, स्वपरागण के पौधे के पुष्प में मकरंद उत्पन्न नहीं होता है। स्वपरागण के पौधे होते हैं उसके पुष्प में मकरंद उत्पन्न नहीं होता है, जबकि परपरागण के पौधों के पुष्प में मकरंद उत्पन्न होता है। यू आर अंडरस्टैंड, समझ में आया प्यारे विद्यार्थियों। तो मकरंद उत्पन्न होता है सेल्फ पॉलिनेशन में, और क्रॉस पॉलिनेशन में मकरंद उत्पन्न नहीं होता है। इसके बाद बच्चों प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री बीजों में अंतर। एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री बीजों में दो अंतर बताइए। तो इसमें अंतर होते हैं वो निम्नलिखित है। नंबर 1, एक बीजपत्री को मोनोकोट कहते हैं और द्विबीजपत्री को क्या कहते हैं बच्चों, डाइकोट कहते हैं। तो मोनोकोट में क्या होता है, इसमें केवल एक बीजपत्र होता है। मोनोकोट होता है उसमें केवल एक बीजपत्र होता है, जिसे स्कुटीलम कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, स्कुटीलम। द्विबीजपत्री डाइकोट होता है उसमें, इसमें दो बीजपत्र होते हैं। मोनोकोट में केवल एक बीजपत्र होता है, जबकि डाइकोट में दो बीजपत्र होते हैं। नंबर 2, इसमें मूलांकर झकड़ा जड़ बनाते हैं। इसमें जो मूलांकर झकड़ा होते हैं वो क्या बनाते हैं, जड़ बनाते हैं। इसमें मूलांकर मूसला जड़ बनाते हैं। इसमें मूलांकर होते हैं वो क्या बनाते हैं, मूसला जड़ बनाते हैं। ठीक है बच्चों, दो अंतर पूछे हुए, लेकिन मैं आपको 3 बताऊंगा इसमें। नंबर 3 है, इसमें प्राय अधोभूमि अंकुरण होता है। इसमें जो प्राय क्या होता है, अधोभूमि अंकुरण होता है। और इसमें प्राय उपरिभूमिक अंकुरण पाया जाता है। इसमें प्राय उपरिभूमिक अंकुरण पाया जाता है। इसके बाद लेकर आए हैं अच्छा प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न है, परागण और निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अपन इस प्रश्न के उत्तर को 2 तरीके से भी लिख सकते हैं। एक साइड डाल सकते हैं परागण, दूसरी साइड डाल सकते हैं निषेचन, दोनों में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लाइन न खींचते हुए डायरेक्ट लिखा हुआ है प्रश्न का उत्तर। तो देखते हैं, परागण और निषेचन में कई अंतर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1, परागण क्रिया में परागकण पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। जो इस क्रिया में परागकण होती है वो पुंकेसर से निकलकर कहाँ पे पहुंच जाते हैं प्यारे बच्चों, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। जबकि निषेचन क्रिया में नर तथा मादा युग्मक बनते हैं। निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं। नंबर 2, दूसरा पॉइंट देखते हैं, परागण क्रिया के अंत में 2 नर युग्मक बनते हैं, जबकि निषेचन क्रिया के अंत में युग्मनज बनता है। परागण क्रिया होती है उसके अंत में 2 नर युग्मक बन जाते हैं, जबकि निषेचन क्रिया के अंत में युग्मनज बनता है। नंबर 3, परागण क्रिया में सामान्यतः माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जो परागण की क्रिया होती है उसमें सामान्यतः किसकी आवश्यकता होती है बच्चों, माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जबकि निषेचन क्रिया में सामान्यतः माध्यम की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। और
निषेचन क्रिया में सामान्यतः माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। परागण क्रिया में आकार की परिवर्तन नहीं होते हैं। जो परागण क्रिया होती है उसमें आकार की चेंज होते हैं, वो परिवर्तन नहीं होते हैं, जबकि निषेचन क्रिया में आकार की परिवर्तन होते हैं। जबकि निषेचन की जो क्रिया है उसमें आकार की परिवर्तन होते हैं। नंबर 5, परागण की क्रिया विशेषण से पहले होती है। जो परागण क्रिया है वो विशेषण से पहले होती है, जबकि निषेचन की क्रिया परागण के बाद होती है। जबकि निषेचन की क्रिया है वो क्या है, परागण के बाद होती है। तो आपको मैंने इन प्रश्नों को बताया, और जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से जितने भी प्रश्न पढ़ाए हैं सारे प्रश्न अध्याय चैप्टर 2 के हैं, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसीलिए इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और अभी तक आप लोगों ने हमारा इस चैनल लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो को एडिटिंग करके इस तरीके से बनाते हैं जिससे हमारी उस मेहनत का स्वार्थ तो निकले। इसीलिए आप लोग इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और दूसरों से कराएं, जिससे उनकी भी पढ़ाई लगातार बनी रहे। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ाए। कृपया इन प्रश्नों के नोट्स बनाकर इन्हें तैयारी करें, और पेपर में पूरे आने की संभावना है इन प्रश्नों की। तो अभी तक आप लोगों को हमारे चैनल में बने रहने के लिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को मैं आपको बधाई देना भूल गया। आप सभी को मेरी तरफ से RS स्टडी पॉइंट परिवार की तरफ से सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जहां भी रहें स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।